कुकृत अपराध करता है। बिल्कुल, कोलकाता में खासतौर भी से जो घटना हुई, कोलकाता में आरजी कर कॉलेज में जो घटना हुई, उसके फ़ोन से भी यही दिखाई दिया, तमाम तरह की चीज़ें। सर्वे बिल्कुल। के कुछ और सवाल जो हमने लोगों से पूछे, उस पर राय निकल कर आई है। सर्वे का एक और सवाल था कि बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों पर आखिर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। 19% लोगों ने कहा फौरन गिरफ्तारी हो, 7% लोगों ने कहा जमानत ना मिले और 17% लोगों ने कहा कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। 54% लोगों ने कहा कि फांसी होनी चाहिए और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का 5वां सवाल कि क्या आपने अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया है। 81% 81% लोगों ने कहा हाँ बताया है, 17% लोगों ने कहा नहीं बताया और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। रचना जी मेरे साथ मौजूद हैं। रचना जी, अभी डॉक्टर निशा इस बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे केस तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते और एनसीआरबी के जिस डेटा का मैं जिक्र कर रहा था उसमें एक चीज़ और थी और वो बात थी कि इस देश के करीब करीब 50% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक और हिंसा, जो सेक्सुअल हिंसा, उसका शिकार हुए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनकी रिपोर्ट ही नहीं की गई। लेकिन अब एज ए काउंसलर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें स्कूल की काउंसलिंग की जानी चाहिए, स्कूल के स्टाफ की काउंसलिंग की जानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, किसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, तब जबकि स्कूल में फीमेल स्टाफ ही नहीं है। और अगर बच्ची ने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को आपको बताया है, तो आप उसे धमका रहे हैं, आप उसे डांट रहे हैं कि अगर किसी को बताया तो मैं पिटाई लगाऊंगी, और इसी बात का फायदा आरोपी ने उठाया। क्या है ये, क्या करे काउंसलर? जी, थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। माफी चाहूंगी, एक छोटा सा करेक्शन है, जी काउंसलर नहीं, लीगल काउंसिल फॉर जस्ट राइट्स फॉर जी, चिल्ड्रंस अलायंस। माफ कीजिए, लीगल सो काउंसलर जी, जी। जी। सो मनोज जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा जो मैंने सुना अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ज्ञानवर्धक करना चाहूंगी सब लोगों का। रिपोर्टिंग किसी भी तरह के बच्चे के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, वो नॉन नेगोशिएबल है। अगर मुझे पता चला है कि बच्चे के साथ हुआ है या होने वाला है, आई एम ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट, वेदर आई एम अ स्कूल और आई एम अ थर्ड पर्सन या फिर मैं कोई भी हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है रिपोर्ट करने की। तो वो जो मुद्दा आपने इंपॉर्टेंट रेज किया कि जब बताया गया, माँ बाप ने जब कहा स्कूल को कि ऐसा कुछ हुआ है और स्कूल ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके आपके बच्चे ने पॉर्न देखा होगा, 3.5 साल के बच्चे ने पॉर्न देखा होगा, इसलिए ऐसी बात बोल रही है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये स्कूल नहीं कह सकता। बिकॉज स्कूल जिस मोमेंट, जिस वक्त स्कूल को पता चला, स्कूल इज ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट इमीडिएटली। ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग का प्रावधान है पॉक्सो में, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस जी एक्ट में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर्वोच्च न्यायालय का 24 सितंबर 2024 का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें स्कूल की सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्स कर दी हैं थ्रू आउट द कंट्री। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि इस केस को हम पिछले 5 से 6 सालों से हम इस केस को परसू कर रहे थे। ये हमारा ही फाइल किया हुआ केस था सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली इंडिया में कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी दैट कवर्ड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स vis-a-vis the students and the staff as well। तो ये हमने फाइल करी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर स्टेट के अपने स्टेट एजुकेशन एक्ट होते थे और होते भी हैं, अभी भी हैं, जिनके मुताबिक हर स्कूल फंक्शन करता है स्टेट एजुकेशन एक्ट के अंदर। लेकिन स्कूल में अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, बस में इंसिडेंट होता है, स्कूल में होता है, या कोई स्कूल में बच्चा पिस्तौल लेके आता है, उसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं ठहरती। ये केस फाइल करने के बाद 2021 में 1 अक्टूबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइन निकाली, गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्कूल, गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स विद रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली और नोटिफाई करी, एंड इट वाज सर्कुलेटेड थ्रू आउट ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स को भेजी गई कि सारे स्टेट्स इन गाइडलाइंस को इमीडिएटली नोटिफाई करें और इमीडिएटली अडॉप्ट करें।
जी सोचने वाली बात है, 1 अक्टूबर 2021 की गाइडलाइंस थी जो कि अब तक स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं कर रही थी, सिवाय 5 स्टेट्स के। बाकी पूरे कंट्री में और स्टेट्स और यूटीज ने, यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट नहीं करी थी। जबकि हमने अगस्त में फिर से इस केस को हमने रिवाइव किया और हमने बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई, फिर जाके सितंबर में ऑर्डर आया जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इमीडिएटली सारे स्टेट्स इनको अडॉप्ट करें। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन गाइडलाइंस के इमीडिएटली अडॉप्शन से हम ऐसे इंसिडेंट्स कैसे रोक पाएंगे, ये बहुत जरूरी है बताना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि हर स्कूल हर क्वार्टर में एक ऑडिट करेगा, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट करेगा। और वो कौन करेगी? वो एक कमिटी होगी। दैट कमिटी विल कंप्राइज ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज द स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स की एक कमिटी होगी जो वो मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट करेगी स्कूल का, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होगी स्कूल की वेबसाइट पे, पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास भी जाएगी जी। नंबर 2, हर स्कूल को मैंडेटरी है अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो ड्राइवर है या कंडक्टर है, कोई भी सपोर्ट स्टाफ है, सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। स्पेसिफिकली गाइडलाइंस कहती है, गाइडलाइंस में 66 पैरामीटर्स दिए गए हैं और दूसरी गाइडलाइन में 174 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके अगेंस्ट इंस्पेक्शन होगा, जो मैं भी क्वार्टरली इंस्पेक्शंस की बात कर रही थी। तो 66 प्लस 174 पैरामीटर्स हर क्वार्टर स्कूल के ऑडिट के मापदंड में आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गाइडलाइन कहती है कि स्कूल में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज, किसी भी तरह का हैरेसमेंट, किसी भी तरह के वेपन्स, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की, उससे रिलेटेड कोई भी स्कूल अडॉप्ट करेंगे एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सेंसिटाइजेशन होगी स्कूल के स्टाफ की विद रिगार्ड्स टू चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस। चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने भी हमारे नियम कानून हैं वो सारे स्कूल के स्टाफ को बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की अलग एक वैसे डिसिप्लिनरी कमेटी अलग बनेगी, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज के लिए एक अलग भी कमेटी बनेगी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये रचना जी, आपने जितनी भी बातें बताई हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में अपनी गाइडलाइन जारी की, तमाम राज्यों को भेजा, उसके बाद फिर आप कई साल तक संघर्ष करते रहे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया, उसके बाद फिर से एक गाइडलाइन डायरेक्शन जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद करना पड़ा स्कूल। लेकिन ये जो स्कूल है ना, बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है, दिल्ली एनसीआर का, नोएडा का सेक्टर 27 का, उसमें जितनी भी गाइडलाइनों का आपने जिक्र किया ना, उसमें किसी का भी पालन नहीं किया गया। अब सरकार क्या करना, अब लोग क्या करें, पेरेंट्स क्या करें? एक कागज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भेजा, राज्यों ने फॉर्मेलिटी के तौर पर अपने स्कूली शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी होंगे जिलों के, उनको भेज दिया, और उन्होंने उसकी कॉपी सभी स्कूलों में भेज दी और सब उस कॉपी को फाइलों में नीचे दबाकर बैठ गए। लेकिन वस्तुगत तौर पर या फिजिकल तौर पर किसी ने इसका पालन नहीं किया, क्योंकि जिन गाइडलाइन का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर उन गाइडलाइंस को पालन किया जाता तो शायद ये घटना आज नहीं होती। और जिस बात का जिक्र निशा जी कर रही थी, और जिस बात का जिक्र कर रही थी हमारी गाजियाबाद की मैडम सीमा जी, के बड़े बड़े प्रभावशाली लोग, बड़े बड़े स्कूल के लोग, वो जब होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो पेरेंट्स लोग धक्का खा रहे थे। आप कमेटी का जिक्र कर रहे हैं कि उस कमेटी में पेरेंट्स लोग होते हैं। कौन से पेरेंट्स लोग होते हैं? तय करने वाले तो स्कूल के ही लोग हैं ना। उन्होंने अपने चार परिचित के लोग डाल दिए। अब वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ये गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई होती तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। आप लोग अभी चर्चा में 3 से 4 इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। जब मैं केस के लिए रिसर्च जब मैंने करी तो सिर्फ रिपोर्टेड की मैं बात बता रही हूँ, 2 महीने के दौरान कम से कम 20 से 25 ऑल ओवर दी कंट्री के इंसिडेंट्स हम निकाल कर लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो भी सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ ना। सीमा जी अच्छे से बताएंगे कि पेरेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ता। किताबों में बहुत सारी चीजें, नियमों में बहुत सारी चीजें, अगर आप धाराओं में चले जाओगे तो इस देश में एक भी अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहे हैं।
3 साल की बच्चियों के साथ घटना घट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, अब तो चंद्रचूड़ साहब ने आंखों पे जो पट्टी लगती है वो पट्टी हटा दी है कि भाई कानून अंधा नहीं है, कानून देख भी सकता है। लेकिन ये देखिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और स्कूल बेफिक्र होकर, स्कूल का मैनेजमेंट बेफिक्र होकर सारे पेपर को, सारी गाइडलाइंस को दबा कर बैठा हुआ है। और अगर सीमा जी जाएंगी, एक तो पेरेंट्स लोग डरते हैं कि स्कूल के खिलाफ कुछ बोलेंगे, शिकायत करेंगे या बोलने जाएंगे तो हो सकता है उनके बच्चे के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, उन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, फेल किया जाएगा, पास किया जाएगा, या हो सकता है किसी मुद्दे पर, जरा से मुद्दे पर टीसी पकड़ी जाएगी। सीमा जी, ये डर भी तो है ना पेरेंट्स का। मनोज जी, रचना जी ने बहुत सारी चीजें बता दी और वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं कानून का पूरा सम्मान करते हुए ये पूछना चाहती हूँ रचना जी से कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देने के अलावा भी कुछ करता है क्या? सिर्फ गाइडलाइन दे दी और खाना पूर्ति हो गई और उसमें पेरेंट्स धक्के खाता रहे। आपने कहा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपने कहीं ये नहीं कहा कि जो स्कूल इसको नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट उस स्कूल पे ताला डलवा देगा। आपने ये कहीं नहीं कहा कि जिस स्टेट का शिक्षा विभाग इसको अप्लाई नहीं करेगा उसके शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पेरेंट्स कहां कहां घूमेगा? आप सच्चाई को देखिए कि हमारा कानून अब तो अंधा भी नहीं रहा, जैसे मनोज जी ने कहा, लेकिन वो कानून डंडा क्यों नहीं चलाता है जब एक 3.5 साल की बच्ची के साथ इंसिडेंट हो गया। और देखिए पेरेंट्स कितने भोले हैं, वो कह रहे हैं हम कोई हंगामा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल आके हमें श्योरिटी दे दे। जब तक मनोज जी, जब तक ये शिक्षा इन नेताओं के, इन बिजनेसमैनों के चंगुल से नहीं निकलेगी, हर स्कूल में हम ये इंसिडेंट देखते रहेंगे। हमारा कानून क्या सिर्फ कागज ही बनाने के लिए है, सिर्फ गाइडलाइन देने के लिए है? जो लोग उन गाइडलाइन का, उस कानून का पालन करवाने के जिम्मेदार हैं, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ये बड़ी बात है। और जैसे कि निशा जी भी कह रही थी कि बहुत सारे मामले तो रिपोर्ट्स ही नहीं होते। नेहा रस्तोगी मेरे साथ मौजूद है। नेहा रस्तोगी, यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, अगर आप पुलिस को कंप्लेंट करेंगे तो वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके डराने की कोशिश करता है। अरे साहब, आपकी समाज में क्या स्थिति होगी, आपके बच्चे की बदनामी होगी, देखिए बच्चे का करियर है, बच्ची का फ्यूचर है, और लोगों को लगेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना है। यानी कि पुलिस भी यह समझाने की कोशिश करती है कि आप एफआईआर मत कीजिए, इतना लंबा केस चलेगा। वो व्यवस्था है, वो लेंदी व्यवस्था है। और बहुत सारे मामलों में जिसका जिक्र डॉक्टर निशा कर रही थी कि लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, एफआईआर नहीं कराते हैं, वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि समाज की बदनामी से कैसे बचा जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण है। नेहा जी जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन इसमें मेरा मानना है कि सबको को अपना अपने स्तर पर थोड़ा मेंटल रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो चाहे वो पुलिस हो, तो पुलिस को ये दायित्व पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा या बंदी अपने बच्चे के खिलाफ या किसी के खिलाफ वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा है तो उसकी सीरियसनेस को समझे और आगे प्रोसीड करे। आज जैसे स्कूल का इंसिडेंट ले रहे हैं, वो बच्ची ने पहले भी अपने माँ बाप को रिपोर्ट किया था कि उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है, तो क्यों नहीं उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, टीचर्स क्यों उस समय अलर्ट नहीं हुए थे और बच्चे को शांत करवाने के पीछे, बच्चे को धमकी देने के पीछे पड़ गए थे। आज भी जो हम लोग बात करें, इनफैक्ट रचना जी जो बोल रही है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ पर महिला के तौर में जो प्रिंसिपल है वहाँ पे तैनात, वो क्यों नहीं एक्शन ली? उनको पेरेंट्स को कम से कम देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आखिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने कह दिया कि साहब पल्ला झाड़ लिया इन सारी चीजों से और बोले हमें नहीं पता था, हमको टीचर ने नहीं बताया, इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं ली। स्कूल के पास वो पेरेंट्स एक इंसानियत के तौर में मिल तो सकते हैं, पेरेंट्स को और क्यों धक्का और वो हाँ मिल पाए। हमने वो तमाम सारी तस्वीरें दिखाई, लोगों की पेरेंट्स की बात को सुनाया कि हम 9 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं और कई घंटे बाद भी कोई निकल कर नहीं आया। पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए, वो फोन लगा रहे हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट को फोन पे बात कर रहे हैं, वो फोन पे बात कर रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहुत सारी बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का किया, लेकिन सरकार लागू नहीं करा रही। लागू करा भी रही है तो एक कागज के तौर पर आपने स्कूल में फैक्स भेज दिया या कुरियर से आपने पेपर भेज दिया और आप इसे लागू कीजिए, लेकिन स्कूल नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल एक जैसे हैं,
बहुत सारे स्कूल इन चीजों का ख्याल रखते होंगे। बट 90% स्कूल इस तरह है, तो हमें मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट, और जो ये हमारे सो कॉल्ड 5 स्टार स्कूल है उस पे हमारे डीएम साहब को भी बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए कि वो इतना जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ले रहे हैं, तो एक्चुअली दे आर लाइक एलिजिबल फॉर इट और नॉट। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि अगर किसी स्कूल में इस तरह की घटना होती है और अगर स्कूल प्रबंधन उसे छुपाने की कोशिश करेगा तो उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया जाए। जब तक इस तरह की चीज नहीं होगी तब तक स्कूल प्रबंधन नहीं मानेगा। और मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है हमारे देश के राजनेताओं से, प्रभावशाली लोगों से, कि इस तरह की घटनाओं में किसी का भी पक्ष ना लें, बचाने की कोशिश ना लें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी समाज के दुश्मन हैं और आप भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, समाज को एक दशा और दिशा देने की कोशिश